सिंधु घाटी सभ्यता 3300 से 1300 ईपू प्राचीन भारत की एक सभ्यता थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी और प्राचीन सरस्वती नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। इस सभ्यता को सिंधु सरस्वती सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रारंभिक विकास 7500 से 3300 ईपू के बीच सिंधु और घग्घर हकड़ा प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। वर्ष 2014 में भिरडाणा को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, जो लगभग 7500 से 6500 ईपू के बीच बसा था। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े थे। इस सभ्यता का पता कैसे चला आइए जानते हैं, तो वीडियो को पूरा देखें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 7वीं शताब्दी में पहली बार जब लोगों ने पंजाब प्रांत में ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की, तब उन्हें वहां से बनी बनाई ईंटें मिली, जिसे लोगों ने भगवान का चमत्कार माना और उनका उपयोग घर बनाने में किया। उसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता को खोजा। कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के निर्माण के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी। इसी क्रम में 1861 में एलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातात्विक विभाग का महानिदेशक बनाया गया। फ्लीट ने इस पुरानी सभ्यता के बारे में एक लेख लिखा। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का उत्खनन किया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में हैं। 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ह्रासोन्मुख थी। मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के विलुप्त होने के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से पता चलता है कि महामारी से पतन की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 14 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी, महामारी के संकेत है। कई खोजकर्ता कहते हैं इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे विकसित हुई और खोजकर्ता का कहना है कि केवल बाढ़ के कारण ही इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात ये थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे।
यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। मोहनजोदड़ो का अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है विशाल सार्वजनिक स्नानागार, जिसका जलाशय दुर्ग के टीले में है। यह 11 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.5 मीटर गहरा है। दोनों सिरों पर तल तक जाने की सीढ़ियां लगी हैं। बगल में कपड़े बदलने के कमरे हैं। स्नानागार का फर्श पकी ईंटों का बना है। पास के कमरे में एक बड़ा सा कुआं है, जिसका पानी निकालकर होज में डाला जाता था। हौज के कोने में एक आउटलेट है, जिससे पानी बहकर नाले में जाता था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ा संरचना है अनाज रखने का कोठार, जो 45 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा है। हड़प्पा के दुर्ग में 6 कोठार मिले हैं, जो ईंटों के चबूतरे पर 2 पांतों में खड़े हैं। हर एक कोठार 15 मीटर लंबा तथा 6 मीटर चौड़ा है और नदी के किनारे से कुछ 1 मीटर की दूरी पर है। हड़प्पा में 2 कमरों वाले बैरक भी मिले हैं, जो शायद मजदूरों के रहने के लिए बने थे। कालीबंगा में भी नगर के दक्षिण भाग में ईंटों के चबूतरे बने हैं, जो शायद कोठारों के लिए बने होंगे। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि कोठार हड़प्पा संस्कृति के अभिन्न अंग थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे नालियां बनी थीं। ये नालियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकी होती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मोहरों, वजन करने और मापन करने की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार की महत्ता का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर, धातुओं, सीप, शंख का व्यापार करते थे। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। चांदी के लिए राजस्थान का जावर प्रसिद्ध था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। गुजरात, ईरान तथा अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थीं, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए पकी ईंट की दीवार थी। बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोगों का दूसरा व्यवसाय पशुपालन था। यह लोग दूध, मांस, उनके कृषि के कार्य और भार ढोने के लिए इनका प्रयोग किया करते थे। हड़प्पा स्थलों से कई जानवरों की हड्डियां मिली है, जैसे भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर। पुरातात्विक प्राणिविज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों के अनुसार ये सभी पालतू जानवर थे। यहाँ के नगरों में अनेक व्यवसाय धंधे प्रचलित थे। मिट्टी के बर्तन बनाने में ये लोग बहुत कुशल थे। मिट्टी के बर्तनों पर काले रंग से भिन्न भिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। कपड़ा बनाने का व्यवसाय ऊन भी निर्यात होता था।
जौहरी का काम भी उन्नत अवस्था में था। इस युग के लोग पत्थरों के बहुत सारे औजार तथा उपकरण प्रयोग करते थे, पर वे कांसे के निर्माण से भलीभांति परिचित थे। तांबे तथा टिन मिलाकर धातुशिल्पी कांस्य का निर्माण करते थे। हालांकि यहाँ दोनों में से कोई भी खनिज प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नहीं था। सूती कपड़े भी बुने जाते थे। लोग नाव भी बनाते थे। मुद्रा निर्माण, मूर्ति का निर्माण के साथ बर्तन बनाना भी प्रमुख शिल्प था। प्राचीन मेसोपोटामिया की तरह यहाँ के लोगों ने भी लेखन कला का आविष्कार किया था। हड़प्पाई लिपि का पहला नमूना 1853 ईस्वी में मिला था और 1923 में पूरी लिपि प्रकाश में आई, परंतु अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। लिपि का ज्ञान हो जाने के कारण निजी संपत्ति का लेखा-जोखा आसान हो गया। व्यापार के लिए उन्हें माप तौल की आवश्यकता हुई और उन्होंने इसका प्रयोग भी किया। बाट के तरह की कई वस्तुएं मिली हैं। दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये कंटेंट कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।